नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अंशुमन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कई सारे एग्जाम्स हमारे लगे हुए हैं। यूपी ट्रिपल एसएससी पीईटी का भी एग्जाम्स आने वाला है, साथ ही साथ यूपीएसआई और एसएससी जीडी का भी एग्जाम्स है। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए मैं आपको विगत वर्षों में लगातार पूछे जाने वाले प्रश्नों का एक कलेक्शन में करके आपको देता रहता हूँ मॉक टेस्ट के जरिए, जिसमें से मॉक टेस्ट हिंदी का मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आज ये सेकेंड मॉक टेस्ट हमारा जनरल साइंस का होने वाला है। बहुत ही कम समय बचा है, तो आप लोग फटाफट इन क्वेश्चंस को रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है, जो कि पिछले कई सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो जनरल साइंस से मुझे नहीं लगता है कि इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बनेंगे, क्योंकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सारा एक जगह कलेक्शन करके आपको देने वाला हूँ। जो कि आज का जो मॉक टेस्ट है वो सामान्य विज्ञान का है, यानी कि जनरल साइंस का है। टॉप 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन से आपको 2 से 3 क्वेश्चन रेडी होने वाले हैं, जिसके मतलब 25 क्वेश्चन, यानी कि आपको 100 अप्रॉक्स क्वेश्चन आपके रेडी हो जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देख लीजिएगा आप। निम्न में से मानचित्र पर दूरी मापक यंत्र कौन सा है? अगर आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं तो एक पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और साथ ही साथ अपने ऑप्शंस को टिक भी करते रहिएगा, जिससे कि आपको भी पता चले कि आप किस लेवल पे अभी हैं। ठीक है, और अपने आप को आप देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं या नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से मानचित्र पर दूरी मापक यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों, आपका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा बी, ओपिसोमीटर। यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका बी, ओपिसोमीटर। ठीक है, ओपिसोमीटर क्या होता है दोस्तों? ओपिसोमीटर में एक छोटे दांतेदार पहिया और एक डायल लगा होता है, जिसे मानचित्र की उस टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर चलाया जाता है जिसकी दूरी ज्ञात करनी होती है। यानी कि अगर मैप पे हमें कोई भी रेखा की दूरी ज्ञात करनी है तो हम ओपिसोमीटर के थ्रू ज्ञात कर सकते हैं। क्रोनोमीटर क्या है? क्रोनोमीटर जलयानों में सही समय का पता लगाने के लिए होता है दोस्तों। माइक्रोमीटर क्या है? वो सूक्ष्म मापन के लिए होता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को मापा जाता है। प्लानोमीटर क्या है दोस्तों? ये समतल में 2D फिगर्स का क्षेत्रफल मापने के लिए होता है, यानी कि 3D के लिए वॉल्यूम हो जाएगा, तो इसलिए 2D फिगर्स का अगर क्षेत्रफल मापना है समतल में तो हमारा प्लानोमीटर के थ्रू हो जाएगा। ठीक है, ओपिसोमीटर यानी कि अगर मैप पर कोई रेखा पर हम जो वो दांतेदार पहिया और डायल लगा होता है, उससे अगर हम उसको उस रेखा पर चलाते हैं तो उससे हम लोग उस दूरी को, उस डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है? दोस्तों, हमारे अदर सब्जेक्ट्स के भी कई सारी सुपर सीरीज के पार्ट्स और पूरा सीरीज आपको मिल जाएगी हमारे चैनल प्लेलिस्ट पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड सुपर सीरीज आपको दे रखी है, वहाँ पे कई सारे पार्ट्स हैं जिनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसे कि हमारी साइंस की सुपर सीरीज जो चल रही थी, उसमें बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स बताई गई हैं और जनरल साइंस के बहुत सारे अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन भी है उसमें। तो जैसा कि ये क्वेश्चन है, दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है? तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें, बेलनाकार लेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, बेलनाकार लेंस। ठीक है, तो बेलनाकार लेंस। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा यूज होता है दोस्तों? उभयतल लेंस। उभयतल लेंस होता है हमारा जिसके तरफ दोनों तरफ होते हैं, यानी कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस। और उत्तल और अवतल लेंस के लिए मैंने एक आपको ट्रिक बता रखी है, जो कि नंदू ट्रिक है, NANDU। ठीक है दोस्तों, नंदू ट्रिक है। तो ये N इधर हो गया है मेरा, NANDU। ठीक है, NA का मतलब हो जाएगा N और A का मतलब हो जाएगा N से A का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस एंड दूर दृष्टि दोष हमारा उत्तल लेंस। ठीक है, दृष्टि वैषम्य है क्या? अभी एस्टिमैटिज्म की बात कर रहे हैं, अगर हम एस्टिमैटिज्म की बात की है तो अबिंदुकता भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, व्यक्ति या तो ऊर्ध्व दिशा में देख सकता है या क्षैतिज दिशा में देख सकता है। ठीक है, मतलब एक ही दिशा में आप देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं, फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है? फ्रैंक व्हिटल ने किसका आविष्कार किया है दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो है हमारा सी, यानी कि जेट इंजन। किसका है? जेट इंजन के द्वारा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जेट इंजन। ठीक है, डायोड वाल्व का आविष्कार किसने किया है? JS फ्लेमिंग ने। ट्रायोड वाल्व का आविष्कार किसने किया है? लीडी फॉरेस्ट। और AC मोटर जो है निकोला टेस्ला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको कहीं भी नोट कर लीजिएगा कि AC मोटर्स का निकोला टेस्ला और DC मोटर्स का जेनेवे ग्रामे। ठीक है, जेनोवे ग्रामे, इनके द्वारा ये आविष्कार किए गए हैं। तो हमारा अगर फ्रैंक व्हिटल पूछा जाता है तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि जेट इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्न में से माइक्रोस्कोप के आविष्कारक हैं। तो आप लोग बताएंगे, नोट कर लीजिएगा कहीं। माइक्रोस्कोप के जो आविष्कारक हैं वो हमारे कौन है? जेड जॉनसन, यानी कि माइक्रोस्कोप जेड जॉनसन ने आविष्कार किया था। अगर इससे रिलेटेड और भी बात की जाए तो दोस्तों, जॉन गुटेनबर्ग जो है वो प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक हैं।
सर जेम्स पकल जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी दे रखा है ये मशीन गन के आविष्कारक हैं, और माइकल फैराडे जो कि ऑप्शन नंबर डी दे रखा है वो हमारे ट्रांसफार्मर के आविष्कारक हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो सिलेक्शन करके हम लोग लाते हैं यहाँ पे, वो आपको मिलता है एक साथ प्रश्नों का, कई बहुत ही उपयोगी प्रश्नों का संग्रह मिलता है। तो इसलिए आप लोग इसको कहीं नोट भी कर लीजिएगा, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला यंत्र कौन सा है? तो भाई उड़ते हुए विमान की, अगर जो हवाई जहाज उड़ रहा है या कोई विमान उड़ रहा है तो उसकी अगर हमें ऊंचाई मापनी है तो हम कौन से यंत्र का यूज़ करते हैं? दोस्तों हमारा ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा अल्टीमीटर। तो बचे हुए ऑप्शंस हमारे ए बी सी हैं, देखते हैं इनसे कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले तो मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? डी, अल्टीमीटर, यानी उड़ते हुए विमान का ऊंचाई किससे मापते हैं? अल्टीमीटर से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट जो एरोमीटर दिया गया है वो हमारे वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व मापने में, जैसे कि एयर मतलब वायु, आप इससे रिलेट कर सकते हैं इसको। एनीमोमीटर जो है हवा की शक्ति तथा गति मापन के लिए होता है, और अमीटर जो है वो विद्युत धारा के लिए है। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर था वो हमारा डी था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्वनि तरंग निम्न में से किस तरंग का उदाहरण है? ध्वनि तरंग निम्न में से किस तरंग का उदाहरण है? दोस्तों आपको पता है यांत्रिक और अयांत्रिक तरंगें होती हैं, जिनमें से ध्वनि तरंग पूछा गया है तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि तरंग किसका है? अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। चुंबकीय तरंगें अयांत्रिक तरंगें होती हैं जो कि फोटान की बनी होती हैं, ये निर्वात में भी संचरित होती हैं। इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये हमारी प्रकाश की चाल होती है। और इनकी चाल भी, हमारी चुंबकीय तरंगों की भी चाल कैसी होती है? प्रकाश की चाल के बराबर होती है। दोस्तों कहते हैं कि जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं और एक होते हैं सोचने वाले लोग, तो सोचने वाले लोगों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले लोग छोड़ देते हैं। और आपको पता है कि मेहनत करने वाले लोग कुछ छोड़ने से रहे तो सारी वैकेंसी वो ले जाएंगे, तो इसलिए आपको मेहनत करनी ही करनी है, वरना आप सोचते रह जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? दोस्तों ऑप्शन है आपके लोहा, सिलिकॉन, कॉपर और सिरामिक। जैसा कि आपको पता है, आपने रटा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक हमारा सिल्वर है, यानी कि चांदी है, जो कि इसमें नहीं दिया गया ऑप्शन, तो हम लोग कॉपर टिक करेंगे। कौन सा टिक करेंगे? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा, कॉपर। ठीक है, यानी कि तांबा, ये हमारा विद्युत का सबसे अच्छा चालक हो जाएगा। जबकि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी, यानी कि सिल्वर, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग चलते हैं कि अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए नार्को टेस्ट भी होता है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी होता है और पॉलीग्राफ टेस्ट भी होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा क्या? डी, यानी कि उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, उपर्युक्त सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। अच्छा देख लेते हैं ये अलग अलग होते किसके हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट होता है हमारा झूठ या सच का पता लगाने के लिए, नार्को टेस्ट होता है झूठ के साथ अन्य जानकारियां भी इससे पता चल जाती हैं, और ब्रेन मैपिंग टेस्ट जो होता है वो मानसिक संवेदनाओं की सत्यता हेतु। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। स्टीफन हॉकिंग हैं एक, कौन है भाई स्टीफन हॉकिंग? अभी आप लोगों ने काफ़ी न्यूज़ में इनको देखा होगा, और जो न्यूज़पेपर के साथ भी इनकी फ़ोटोज़ आई थी, और इन्होंने कुछ बुक्स भी यहाँ पे लिखी हुई हैं। जो हैं कौन ये? तो ये एक वैज्ञानिक है। कौन है? वैज्ञानिक है, स्टीफन हॉकिंग एक वैज्ञानिक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एक वैज्ञानिक है। इनसे रिलेटेड देख लेते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि ब्लैक होल थ्योरी एंड बिग बैंग थ्योरी को समझने में इनका अहम योगदान है। अगर इस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, ब्लैक होल थ्योरी और बिग बैंग थ्योरी, तो ये किससे रिलेट करेंगे आप? स्टीफन हॉकिंग से। इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो आप देख लीजिएगा यहाँ पे, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, द ब्लैक होल्स एंड बेबी यूनिवर्स। जो 3 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ये आप लोग नोट कर लीजिए कहीं, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, सेकेंड है आपकी द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग्स, एंड थर्ड है आपकी ब्लैक होल्स एंड बेबी यूनिवर्स। तो ये किसकी है? स्टीफन हॉकिंग, जो कि एक साइंटिस्ट थे, यानी कि वैज्ञानिक थे। ब्लैक होल थ्योरी से इनका बहुत ही अच्छा रिलेशन है, इससे रिलेटेड बहुत सारी इन्होंने जानकारियाँ दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देते हैं। AC यानी कि प्रत्यावर्ती धारा और DC हमारी की दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है? तो भाई जैसा कि हमें पता है कि रजिस्टर तो होने वाला नहीं, क्योंकि ये प्रतिरोध उत्पन्न करता है, और कंडेंसर ट्रांसफार्मर भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा क्या? डी, यानी कि रेक्टिफायर्स। रेक्टिफायर्स क्या होता है? जो AC को DC में चेंज कर देता है। ठीक है, तो अभी बचे हुए ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है
वो एसी हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में तथा लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। कौन? ट्रांसफार्मर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर। कंडेंसर की बात कर लेते हैं। तो कंडेंसर जो होता है वो हीट एक्सचेंजर होता है गैस या बाष्प को द्रव में बदलने हेतु। गैस या बाष्प को द्रव में बदलने हेतु हीट एक्सचेंजर बोलते हैं इसको, कंडेंसर होता है। और रेजिस्टर हमारा जो है प्रतिरोध उत्पन्न करता है, जिसका हम यूनिट या जिसका मात्रक हम बोल सकते हैं ओम होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है। आपके ऑप्शन है ए है पीईटी, बी है मेलामाइन, और सी है पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी, और डी है आपका स्पेक्ट्रा। तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो है हमारा डी यानी कि स्पेक्ट्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें स्पेक्ट्रा करेक्ट हो जाएगा। तो स्पेक्ट्रा होता है क्या है? स्पेक्ट्रा के बुने केबलर की परतों को केबलर के धागे का उपयोग करके बनाया जाता है। ठीक है, तो ये केबलर के धागे अगर रिलेट कहीं किया जाए तो आप लोग स्पेक्ट्रा को चूज करेंगे। ये होता है क्या है? बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में प्रयोग की जाने वाली सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा अधात्विक तत्व? दोस्तों ध्यान से देखना, अधात्विक और धात्विक दो टाइप के दिए होते हैं, जिसमें कि अधात्विक तत्व अगर पूछा जाए और पूछा जाए कि कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, कक्षीय तापमान पर दोस्तों द्रव अवस्था में रहता है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? 1 मिनट, हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें कौन सा? बी यानी कि बी, ब्रोमीन। ब्रोमीन हमारा कैसा हो जाएगा? अधात्विक तत्व है जो कि कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। और अगर यहाँ पर धात्विक तत्व की बात की जाए तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा पारा। ठीक है, तो अभी अधात्विक तत्व की बात की जा रही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यानी कि ब्रोमीन। ठीक है, जैसा कि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि जबकि मरकरी यानी कि पारा, जिसको हम बोलते हैं Hg, परमाणु क्रमांक इसका होता है 80। ठीक है, यानी कि 80 एक धात्विक तत्व है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, और अधात्विक है तो हमारा ऑप्शन जाएगा ब्रोमीन के साथ। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CaSO4 पॉइंट इंटू 2H2O यानी कि किसका रासायनिक सूत्र है? पूछा गया है, ये केमिकल फार्मूला किसका है? तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें सी। ठीक है, यानी कि जिप्सम। ठीक है, जिप्सम का फार्मूला जो केमिकल फार्मूला है वो कौन सा है? CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है जिसमें 80 to 90% कार्बन मिलता है, ऐसा कौन सा है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला? ये है हमारा एंथ्रोसाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा डी, एंथ्रोसाइट। ठीक है, एंथ्रोसाइट। जबकि लिग्नाइट सबसे कम गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है, जिसमें कार्बन परसेंटेज कितना होता है? 25 to 35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन निष्क्रिय गैस नहीं है? देखो दोस्तों, निष्क्रिय गैस होती है हमारी जो कि शून्य वर्ग के तत्व कहलाए जाते हैं। आवर्त सारणी में हमारे शून्य वर्ग के जो तत्व हैं वो हमारे निष्क्रिय गैस कहलाते हैं। तो क्रिप्टान, आर्गन, जेनॉन, ये सारी निष्क्रिय गैसें हैं। और इसमें क्वेश्चन पूछा गया कौन सी निष्क्रिय गैस नहीं है, तो हमारी क्लोरीन जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये निष्क्रिय गैस नहीं है। आप देख सकते हैं निष्क्रिय गैसें शून्य वर्ग के तत्व होते हैं। हीलियम हमारा He है, नियॉन Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टान Kr, जेनॉन Xe और रेडॉन Rn। ठीक है, रेडॉन को छोड़कर शेष सभी वायुमंडल में पाई जाती हैं। रेडॉन गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, जो कि एक निष्क्रिय गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीतल एक मिश्र धातु है, तो पीतल किसकी एक मिश्र धातु है? हाँ, हमारा ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो है हमारा तांबा और जस्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, तांबा और जस्ता की मिश्र धातु कौन सी है? पीतल, यानी कि कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्न में से किसका एक उत्पाद है? तो बताओ भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा इसमें सी, यानी कि कैल्शियम का। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका उत्पाद है? कैल्शियम का एक उत्पाद है। ठीक है, अच्छा ऊपर आपको एक क्वेश्चन बताया था जो पीतल एक मिश्र धातु है, इसमें गन मेटल अगर पूछा जाए कभी तो आप ध्यान रखना, कॉपर, जस्ता और लोहे का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? कॉपर, जस्ता और लोहे का मिश्रण होता है। क्या चीज़? गन मेटल। ठीक है, नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर फार्मूला पूछता है, अगर एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है, तो CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, ये हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है, जो कि यूज़ होता है हमारा मूर्तियाँ बनाने में, दीवारों की चिकनाहट में, शल्य चिकित्सा में और पट्टियों के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डायनामाइट के आविष्कारक हैं। डायनामाइट
के आविष्कारक हैं। तो भाई आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबेल। नोबेल पुरस्कार की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा 1901 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल द्वारा की गई है, जो कि एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे अल्फ्रेड नोबेल? स्वीडिश वैज्ञानिक थे। 1867 या 1867 ईस्वी में डायनामाइट का आविष्कार हुआ। अगर पूछता है कब आविष्कार हुआ, तो 1867 ईस्वी में। हाइड्रोजन बम किसने बनाया है? वो एडवर्ड टेलर ने बनाया है। हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने। और जोसेफ प्रिस्टली की बात करें तो ये ऑक्सीजन के आविष्कारक हैं। किसके हैं? ऑक्सीजन के आविष्कारक हैं। और कैवेंडिश की बात करें तो ये हाइड्रोजन के हैं। अगर हाइड्रोजन बम की बात करते हैं तो एडवर्ड टेलर है। तीनों में डिफरेंस समझ गए? प्रिस्टली मतलब हमारे ऑक्सीजन से रिलेटेड है, ऑक्सीजन के आविष्कारक हैं। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के हैं। एडवर्ड टेलर जो हैं वो हमारे किसके हैं? हाइड्रोजन बम के। और हेनरी कैवेंडिश जो हैं वो हमारे हाइड्रोजन के आविष्कारक हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बौनेपन यानी कि कम लंबाई हो जाता है तो बौनेपन रोग होता है। तो बौनेपन जो है एक स्थिति है, वो रोग या किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? तो भाई ऑप्शन हमारा जो करेक्ट हो जाएगा वो है हमारा थायरॉक्सिन। ऑप्शन नंबर ए यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण हमारा बौनेपन का रोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? सभी बच्चों को पता होगा कि इंसुलिन पैदा कौन सा अंग करता है मानव शरीर में। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा आपका बी यानी कि अग्न्याशय। अग्न्याशय हमारा क्या पैदा करता है? इंसुलिन एक हार्मोन से उसका निर्माण होता है। कहाँ पे होता है? अग्न्याशय में। इंसुलिन हार्मोन अग्न्याशय में भी कहाँ पे होता है? लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा। ठीक है, याद कर लेना, लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा ये इंसुलिन जो है अग्न्याशय में होता है। कार्य इसका क्या है? शरीर में शर्करा का नियंत्रण करना, यानी कि जो डायबिटीज होता है उसको कंट्रोल करता है। कमी से होने वाला रोग, अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारा डायबिटीज़ रोग हो जाता है। और डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, शर्करा का नियंत्रण कौन करता है? ये हमारा इंसुलिन करता है। ठीक है, बनता कहाँ है? लैंगरहैंस की दीपिकाओं द्वारा, दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा अग्न्याशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में विषाणु जनित रोग है। तो भाई विषाणु जनित रोग कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डेंगू। डेंगू कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है। ठीक है। विषाणु जनित अन्य रोग हमारे हैं पोलियो, पीलिया, एड्स। जीवाणु जनित अन्य रोग हैं टेटनेस, काली खांसी, टीबी। और प्रोटोजोआ से रोग जो हैं उत्पन्न होने वाले हैं वो पेचिस, निद्रा बीमारी, मलेरिया, पायरिया। कवक से रोग जो हैं वो दांत, खाज, खुजली और गंजापन है। यानी कि कवक से जो रोग होने वाले हैं वो है दांत, खाज, खुजली और गंजापन। प्रोटोजोआ से जो रोग हैं वो है हमारे पेचिस, निद्रा बीमारी और मलेरिया, पायरिया। जीवाणु जनित जो रोग हैं वो टेटनेस, काली खांसी और टीबी हैं। विषाणु जनित अगर बात करी जाए तो पोलियो, पीलिया और एड्स। आप इनको कहीं नोट कर लीजिएगा, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और इससे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा हमारा डी यानी कि बायोटीन। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि B3 को क्या बोलते हैं तो नियासिन, और B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। और B12 को क्या बोलते हैं यानी B12, ये साइनोकोवाल्मिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, साइनोकोवाल्मिन, ये B12 कई बार पूछा भी गया है। और B1 हमारा थाइमिन होता है। ठीक है, तो ये विटामिन बी है। ठीक है, एक जल में घुलनशील होते हैं और वसा में घुलनशील, 2 टाइप्स के विटामिन होते हैं। और जो ये बी है इसके कई सारे पार्ट्स हैं, B1, B2 और B3, B5 ऐसे करके B7। तो B7 हमारा बायोटीन है, B3 हमारा नियासिन, B2 हमारा राइबोफ्लेविन और B12 हमारा साइनोकोवालामिन और B1 जो है हमारा थाइमिन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मनुष्यों में पित्तरस किस अंग द्वारा उत्पन्न होता है? दोस्तों मनुष्यों में पित्तरस किस अंग द्वारा उत्पन्न होता है? इसी को हम क्या कहते हैं? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी कहते हैं। तो बताओ ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा आपका ए यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यकृत आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। यकृत हमारी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। और पित्तरस जो है हमारी पाचन क्रिया में सहायक होता है। होता कैसा है? ये गाढ़ा पीला तरल पदार्थ है और क्षारीय प्रकृति का होता है। क्षारीय और अम्लीय 2 प्रकृति होती है। क्षारीय प्रकृति का होता है। पीएच वैल्यू इसकी होती है 7.5 to 8.5। प्रतिदिन 700 से 900 ग्राम यानी 700-900 ग्राम स्रावित होता है इससे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। RH कारक का नाम किसके आधार पर पड़ा? तो RH कारक का नाम दोस्तों आपको बता दें, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए यानी कि बंदर के नाम पर। ठीक है, RH कारक याद रखना, जो कि RH जो कारक है की खोज लैंडस्टीनर एवं बीनर ने रीसस नामक बंदर की प्रजाति में खोजा था।
कौन सा क्या नाम था बेटा? रीसस नामक बंदर की प्रजाति में खोजा था। रक्त समूह के खोजकर्ता अगर पूछ लिया जाए तो डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर है। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर है। एक वर्णांध व्यक्ति को किस रंग को नहीं पहचान पाता? एक वर्णांध व्यक्ति किस रंग को नहीं पहचान पाता है? लाल और हरे रंग को नहीं पहचान पाता है। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा सी, लाल और हरा रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका पॉइंट कि वर्णांधता जो है एक आनुवंशिक रोग है। कैसा है? आनुवंशिक रोग है। इसकी खोज किसने की थी? डाल्टन ने की थी। और कब की थी? 1794 यानी कि 1794 ईस्वी में की थी। डाल्टन ने की थी, 1794 ईस्वी ने की थी। किसकी खोज की थी? वर्णांधता की। और इसमें कौन सा कलर नहीं पहचान पाता है व्यक्ति? हरा और लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खून के लाल कण यानी कि हीमोग्लोबिन, कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन होता है खून के लाल कण। इनका निर्माण कहाँ होता है? तो अब ये ऑप्शंस आप लोग बताएंगे कि एक्चुअल में इसका जो है आप कमेंट बॉक्स पे करिएगा कि लाल कण यानी कि खून के लाल कणों का निर्माण कहाँ होता है? गुर्दा, यकृत, बोन मैरो और अग्न्याशय। अग्न्याशय में मैं बता चुका हूँ आपको, इंसुलिन है। यकृत में भी आपको बता चुका हूँ, पित्तरस है। तो ऑप्शन आपके बचे हैं, आपके हेल्प के लिए बता दूँ, गुर्दा और बोन मैरो। तो दोस्तों देखिएगा और बताइएगा, कमेंट करिएगा ज़रूर। गिव और आंसर इन कमेंट बॉक्स। दोस्तों UPSSC, PET, UPSI, TET, CTET, STET और सभी जानकारी, सभी जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें मॉक टेस्ट सीरीज़ के लगातार पार्ट्स आते रहेंगे। पार्ट 3 जल्दी आ रहा है उससे। और UPSSC, SSC, रेलवे, पुलिस और अन्य कई परीक्षाओं में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको सहायक है हमारे ये वीडियोज़। और सभी विषयों के क्रमबद्ध सीरीज़ भी हमारे पार्ट्स सीरीजिकल पार्ट्स जो है वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। इनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच।